हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के अंदर स्टूडेंट है बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या एनसीवेव के स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 है आपकी, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम इसका जो एक चैप्टर रहेगा, इस यूनिट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं चैप्टर। पहला चैप्टर रहेगा जो इसका आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे हम खत्म कर चुके हैं। यह है कि पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इस कंप्लीट चैप्टर को हम इसका जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो समझेंगे, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, फॉर्मेट्स हैं, टेबल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो मैं इनके थ्योरी वाले वीडियोस के बाद लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने यूनिट नंबर 1 करवाई है, यूनिट नंबर 2 का थ्योरेटिकल कंटेंट और फॉर्मूले करवाए हैं, और यूनिट नंबर 3 की पार्ट 1 वाली जो वीडियो है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में या रिसेंटली वीडियोज़ में वो सभी वीडियोज़ अपलोड मिल जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो वहाँ से उन वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो को देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप की और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनके भी पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को, जिसका नाम है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस में बी रेज्ड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सोर्सेज जिनसे हम, जो हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, मतलब जो भी हमें बोरिंग्स लेनी है या हमें जो फंड की ज़रूरत है हमारे लॉन्ग टर्म विजन के लिए, वो फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे, उन सोर्सेज को इंक्लूड करा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। In other word, it refers to the proportion of debt, preference share capital and equity share capital. कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है कि उनकी कैपिटल में कितने का डेट है, कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल है और कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इन सभी के कॉम्बिनेशन को, इनका जो जो प्रोपोर्शन होता है, वो जब मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उस प्रोपोर्शन को के स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure is a optimum when the firm has a combination of equity and debt so that the wealth of the firm is maximum. एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए। वो ऑप्टिमम मतलब अच्छी कब होगी, जब कंपनी के अंदर उस प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी हो कि जो फर्म की वेल्थ है, मतलब जो उसका प्रॉफिट है, वेल्थ है, जो कुछ भी है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिस पॉइंट पर हो, तो वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कहलाता है। एट दिस लेवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम। तो वेल्थ कब अच्छी होती है कंपनी की, जब उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो इन फंड्स को रेज करने की कॉस्ट हैगी, वो कॉस्ट कम, सबसे कम हो, और जो मार्केट प्राइस है कंपनी के शेयर का, वो सबसे हाई लेवल पर हो, तो उसको हमारा एक अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। और उस टाइम पर जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी का, उस स्ट्रक्चर को एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। अब एक क्या क्या होते हैं फीचर्स, क्या क्या होते हैं एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो देखिए सारी चीज़ें बता रखी है। सबसे पहला आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो इट शुड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर इक्विटी शेयर। क्या बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा वो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या करती है, ये कॉस्ट ऑफ डेट रेज करने की, जो डेट को रेज करने की कॉस्ट होती है, उसे कम कर देती है, और जो कंपनी के मार्केट प्राइस है शेयर का, उसे एक हाई लेवल पर ले जाती है। नेक्स्ट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट कंपनी कैन रेज फंड वेन एवर नीडेड। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब भी कंपनी चाहे तो वहां से फंड को रेज कर सके, उसे एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा कंजर्वेशन। तो द डेट कंटेंट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम विच द कंपनी कैन बियर। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंपनी को उतना ही डेट लेना चाहिए जितना कंपनी का रिस्क बियर करने की कैपेसिटी है। रिस्क बियर करने की कैपेसिटी से ज़्यादा का जो डेट ले लेगी अगर कंपनी, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सॉल्वेंसी। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट द फर्म डज नॉट रन द रिस्क ऑफ बिकम इंसॉल्वेंट।
और क्या बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि फर्म हमेशा सॉल्वेंट रहे, कभी भी कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा डेट ना आ जाए, मतलब इतना ज़्यादा डेट ना ले ले कि बाद में उसे रिपे ही ना कर पाए और फर्म इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो देयर शुड बी मिनिमम रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें उतनी ही इक्विटी रेज करनी चाहिए कि जो फर्म का कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो जाए, मतलब कम ना होता चला जाए शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कंपनी के अंदर। मतलब जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना कंट्रोल कम होता जाता है, तो ज़्यादा शेयर भी, मतलब इक्विटी से भी पैसा रेज करना ऑप्टिमम नहीं होता है। तो एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, जो थ्योरीज दी हैं उसके लिए हमें कुछ एजम्पशन माननी पड़ती हैं, कुछ एज्यूम करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो वो देखिए सबसे पहले क्या क्या है। तो नंबर वन है देयर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड वाया डेट एंड इक्विटी, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन थ्योरीज में क्या माना गया है कि हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्स हैं डेट फंड रेज करने के, एक डेट एक इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कोई भी फंड रेज नहीं करा जाएगा। उसके बाद दूसरी अजम्पशन है ऑल अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला गया है, जितनी भी हमारी अर्निंग होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, कुछ भी चीज़ को हम रिटेन करके नहीं रखेंगे। थर्ड है द फर्म टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट। जो फर्म की टोटल फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट है द बिजनेस रिस्क इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग मिक्स डिसीजन। जो बिजनेस का रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा और फाइनेंसिंग के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिफ्थ है देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स, मतलब कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा, कोई भी टैक्स रेट वगैरह नहीं होंगे, ये एज्यूम करा जाएगा। उसके बाद द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। जो फर्म की लाइफ है वो परपेचुअल है, मतलब एक लॉन्ग लाइफ के लिए आएगी फर्म, फर्म का बंद होने का कोई भी मोटिव नहीं है। ये कुछ अजम्पशन है कि थ्योरीज को समझने के लिए। तो अब सबसे पहली थ्योरी आती है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट एंड इन्वेस्टर रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेशंस। क्या बोला गया है, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि डेट है वो एक चीपर सोर्स है, क्योंकि जो डेट पर इंटरेस्ट पे करा जाता है वो हमारा एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, जिससे हमारी टैक्स सेविंग होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ चीपर डेट फंड इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हेंस एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज द डब्ल्यूएसीसी विल डिक्लाइन विद एवरी इंक्रीज इन डेट कंटेंट इन टोटल फंड एम्प्लॉयड। अब क्या होगा, डेट रखने से क्या होगा, हमारा जो फाइनेंसिंग लिवरेज है वो बढ़ेगी। फाइनेंसिंग लिवरेज बढ़ने से जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डब्ल्यूएसीसी है वो कम होगी, जितना हम डेट कंटेंट बढ़ाएंगे हमारे टोटल फंड में। फिर अगर सिंस वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकल के आती है, ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो द वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज इन एवरी डिक्लाइन इन डब्ल्यूएसीसी। तो जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, उतना ही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, दस द थ्योरी सजेस्ट दैट टोटल और मैक्सिमम पॉसिबल डेट फाइनेंसिंग फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बोला है अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम करना है तो हमें अपने जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट कंटेंट होना चाहिए, ये थ्योरी कहती है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला क्या आएगा नेट इनकम अप्रोच के अंदर। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एन आई अपॉन के ई। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पर एन आई का मतलब है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास टैक्स वगैरह देने के बाद कितनी अर्निंग बचती है, उसे जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। उसके बाद ये आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये हो गया आपका नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, ये पहली थ्योरी हो गई। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम प्रैक्टिकल वीडियो वाले में करेंगे, तब मैं आपको इनको फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें बताऊंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी। तो ये क्या कहती है, तो डेट में बी चीपर देन इक्विटी बट द रिस्क ऑफ परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इंक्रीज विद यूज ऑफ एडिशनल डेट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला है, ये थ्योरी कहती है कि हाँ हम मानते हैं कि जो डेट है वो चीपर सोर्स है, लेकिन डेट का यूज करने से क्या होता है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है उसका रिस्क उनके लिए इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क कॉज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज। तो अगर हम डेट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
Thus the advantage of using low cost debt is set off exactly by increase in equity capitalization rate। तो इससे क्या होगा कि जितना हम डेट ले रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को कम करने के लिए, उतनी ही हमारी वो कहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब जितना हम कॉस्ट ऑफ डेट को कम करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। Therefore, the overall cost of capital remain constant for all degree of debt and equity mix। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि अगर एक कम हो रही है तो दूसरी चीज हमारी उतनी ही बढ़ जा रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, सिंस WACC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल एवरी डेट इक्विटी मिक्स इज गुड एंड एज एनी अनदर मिक्स देयर इज नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम वन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो कोई भी हम डेट इक्विटी का मिक्स ले लें वो ऑप्टिमम ही होगा। कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली ऑप्टिमम मिक्स नहीं निकल के आता है डेट और इक्विटी का। ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी कहती है, ठीक है। थर्ड है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, तो डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट एंड इन्वेस्टर रिस्क एक्सपेक्टेशंस। क्या बोला गया है, जो डेट है वो एक चीपर सोर्स हैगा फाइनेंसिंग का, किस वजह से, टैक्स सेविंग की वजह से, एंड इन्वेस्टर रिस्क एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इस पर इन्वेस्टर का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो यूज ऑफ चीपर डेट फंड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंस डेट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला गया है, जितना हम चीपर डेट यूज करेंगे, मतलब जितना हम कम कॉस्ट वाला डेट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, उससे क्या होगा, हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो जाएगी उतनी। दिस इज बिकॉज द बेनिफिट ऑफ चीपर डेट में बी सो लार्ज दैट इवन इन ऑफसेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी द WACC में गो डाउन। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट हैगी वो बहुत कम रेट से इंक्रीज होगी। जो ऊपर वाली थ्योरी में बोला था कि अगर हम डेट को, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कम करना चाहेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम ही होगी, इंक्रीज या कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये थ्योरी कहती है। Hence, as the degree of financing leverage increased, the WACC decline with every increase in debt content in total fund। वही ऊपर वाली लाइन दी गई है। However, if financial leverage increase beyond an acceptable limit, the cost of debt and cost of equity start rising। क्या बोला है, वहीं अगर फाइनेंसिंग लिवरेज एक एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फिर हमारा क्या होगा, एक टाइम के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म। ये किस वजह से होगा, क्योंकि अब फर्म के साथ बहुत ज़्यादा जो रिस्क है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हम कॉस्ट बहुत ज़्यादा डेट कंटेंट लेने लगेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, दस एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी द फर्म शुड ट्राई टू अचीव द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बाय मिनिमाइजिंग WACC एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस वाली ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन आता है कि जो फर्म है उसमें कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे WACC मिनिमाइज हो जाए और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो जाए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थ्योरी हमें क्यों करनी है, तो ये थ्योरी सिर्फ आपको समझने के लिए करनी है। इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता कि आप ये वाली थ्योरी लिख के बताओ, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए ये थ्योरी करना जरूरी है। जब आप ये थ्योरी को एक बार समझ लेंगे, पढ़ भी लेंगे अगर सिर्फ, तो फिर आप जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन्हें ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इस वजह से मैं आपको ये थ्योरी थोड़ा फास्ट वे में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है आपकी मोदगलानी एंड मिलर अप्रोच। इसके दो पार्ट होंगे, एक हैगा विदाउट टैक्स, एक हैगा विद टैक्स। तो ये अप्रोच क्या कहती है, फर्स्ट हैगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट टू रिस्क क्लास डिसाइडेड बाय द मार्केट। क्या बोला गया है, किसी भी फर्म की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसे हम उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंट रेट से, तो हमारे पास किसी भी फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आ जाती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग विदाउट टैक्स अप्रोच, विदाउट टैक्स में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म होती है, मतलब लीवर्ड फर्म जिस फर्म के अंदर डेट कंटेंट होता है वो इक्वल होती है किसके, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के, मतलब जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंटेंट नहीं होता है। ये दोनों इक्वल होती हैं कि एक में डेट है एक में डेट नहीं है, फिर भी उनकी वैल्यू सेम आएगी। ये होता है हमारा विदाउट टैक्स वाली अप्रोच में। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। जो एक्सपेक्टेड यील्ड है इक्विटी पे वो क्या होती है, हमारी रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम
फिर है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फाइनेंसिंग डिसीजन से अफेक्ट नहीं होती है। ये कहती है आपकी विदाउट टैक्स वाली एमएम अप्रोच। वहीं आती है हमारी एमएम अप्रोच विद टैक्स वाली। तो ये क्या है, 1963 एमएम मॉडल वाज अमेंडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स। दे रिकॉग्नाइज दैट वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज वेयर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। क्या बोला है, जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स होगा वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। ये एमएम का अमेंडेड मॉडल आया था जब उन्होंने टैक्स को इंक्लूड करा था अपनी अप्रोच में। एज अ रिजल्ट देयर विल बी सम डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ इक्विटी एंड डेट होल्डर। तो इससे क्या होगा, जो इक्विटी होल्डर है और डेट होल्डर है उनकी अर्निंग में थोड़ा डिफरेंस भी आएगा, और जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है वो भी अलग अलग हो जाएगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर एंड द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बाय एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट डेट मल्टीप्लाई बाय कॉर्पोरेट टैक्स। कितने से डिफरेंस होगा इनमें कि जो अनलीवर्ड फर्म हैगी उसे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा और अनलीवर्ड फर्म को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का उनके बीच में डिफरेंस आएगा। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या आती है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। ठीक है, ये थी आपकी एमएम की विद टैक्स और विदाउट टैक्स अप्रोच। तो हमने टोटल चारों थ्योरी पढ़ ली हैं, यही चारों थ्योरी आपके सिलेबस में दी गई हैं। इसके अलावा आपको कोई और थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, चारों थ्योरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस क्या होता है, तो ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, एमपीएस होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो देखिए, चूज अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द स्टार्ट विद सेम ईबीआईटी फॉर ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट ईपीएस। क्या बोला गया है, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जिससे मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाए। अब हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चूज करेंगे, तो हमें सेम ईबीआईटी से शुरू करना होता है, उसके बाद हमें अर्निंग पर शेयर तक कैलकुलेट करना होता है। देयर आफ्टर आइदर मल्टीप्लाई ईपीएस बाय पीई रेशियो और डिवाइड इट बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू अराइव एट एमपीएस। उसके बाद हमें एमपीएस निकालने के लिए क्या करना होता है, जो ईपीएस होता है उसे डिवाइड करना होता है, या तो पीई रेशियो हमें दिया होता है उससे, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना होता है। पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये सारा इक्विटी और डेट से रिलेटेड सारा कंटेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है इसमें क्या पढ़ना है वो आएगा लिवरेज का, कि लिवरेज क्या होती है। The term leverage is generally refers to the advantage gained for any purpose in financial management. Leverage तो देखिए, लिवरेज का मतलब क्या होता है, जनरली लिवरेज का मतलब होता है कि कोई भी एडवांटेज जो हमें मिलता है उसे हम लिवरेज कहते हैं। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिवरेज एनालिसिस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू अनरिलेटेड फाइनेंशियल वेरियस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिस्क लिवरेज एनालिसिस का मतलब होता है ये हमें रिलेशनशिप बताता है दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। मतलब कोई भी दो अनरिलेटेड वेरिएबल होंगे, सेल्स वगैरह हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनमें से कोई भी चीज़ होगी, उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो चीज़ बताती है उसे हम कहते हैं लिवरेज एनालिसिस। स्टडी ऑफ लिवरेज इज एसेंशियल टू डिफाइन द रिस्क अंडरटेकन बाय शेयर होल्डर। लिवरेज एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है कि शेयर होल्डर को कितना रिस्क है किसी फर्म के अंदर, वो हमें लिवरेज एनालिसिस से पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है लिवरेज कैलकुलेट करने का, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है उसके बेसिस पर हम लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका जो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, मतलब अगर वो चेंज होगा तो ये डिपेंडेंट वाला चेंज होगा। वहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी वेरिएबल के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होती है, रेशियो होता है, उसे ही हम लिवरेज कहते हैं। ठीक है, देखिए परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कैसे निकालते हैं, अब हम अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में अमाउंट ऑफ ओल्ड वैल्यू इनटू में 100, ये आपको पता है, बाकी मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए लिवरेज के 3 टाइप होते हैं, वो अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो कैलकुलेट करने से पहले आपको ये टेबल को समझना होगा। पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ा करेगी, तभी आप वो कैलकुलेट कर पाया करेंगे। तो देखिए इसमें ये क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, जिससे हमारी किसी फर्म की नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी फर्म की सेल क्या है, उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ जाने के बाद हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
फिर इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, हमारे पास आती है ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स को माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल कर आती है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास बचता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ईपीएस निकल के आ जाता है, मतलब अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाता है। अब देखते हैं हम लिवरेज के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले टाइप की लिवरेज आएगी हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्या होती है? ऑपरेटिंग लिवरेज इज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है ये? फर्म की एक एबिलिटी है कि मतलब अब फर्म अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को किस तरीके से यूज करे कि जो सेल्स में चेंज होना है उसका इफेक्ट दिख सके किसके ऊपर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी में भी चेंज आए, उसकी रिलेशनशिप को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ये रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर बिजनेस रिस्क एंड रिस्क ऑफ रिकवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मेजर करता है? ये बिजनेस के रिस्क को मेजर करता है और कितना रिस्क है फर्म को कि वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, की ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ और सेल्स में कितना चेंज हुआ, उनके बीच का रेशियो होता है, वो भी ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। या उसके अलावा हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज के दोनों फॉर्मूलाज हैं। फिर आएगा फाइनेंसिंग लिवरेज। क्या होता है? तो फाइनेंशियल लिवरेज इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन फर्म्स अर्निंग पर शेयर। क्या बोला गया है? फाइनेंशियल लिवरेज एबिलिटी है कि फर्म की कि वो अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करे कि जो उसका चेंज इन ईबीआईटी है, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो चेंज है उससे अर्निंग पर शेयर पर क्या चेंज आता है वो इफेक्ट देखा जा सके। तो फाइनेंशियल लिवरेज मेजर फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है कि कंपनी को कितना रिस्क है अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंक्लूड करती है। फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, या फिर दूसरा फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में ये आपको ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टी ये दे रखा है, इसका मतलब होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी सिंपल। ठीक है। फिर आएगा आपका कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज इज यूज्ड टू मेजर द टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। कंबाइंड लिवरेज का कैलकुलेट करता है कि किसी भी फर्म का क्या ओवरऑल रिस्क है, मतलब टोटल रिस्क क्या है, दोनों रिस्क मिला के, ऑपरेटिंग रिस्क भी और फाइनेंसिंग रिस्क भी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर कंबाइंड लिवरेज को हम या तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कंबाइंड लिवरेज आ जाती है, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिख कर भी हमारे पास कंबाइंड लिवरेज आ जाती है। ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स लिवरेज के, और इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ही कंटेंट करना है जो आपके सिलेबस में दिया है। जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था, फॉर्मूलाज थे, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा भी दी हैं और एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं इसमें, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू।